हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर फिजिक्स। आज हम आगे मूव करते हैं इन चैप्टर लॉज ऑफ मोशन और फर्स्ट टॉपिक इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने हॉर्स कार्ट को देखा ही है बच्चे, एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचता है, तो बच्चे उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द कंडीशन व्हेन हॉर्स मूव्स अहेड विद द कार्ट। किस कंडीशन में हॉर्स कार्ट को लेकर के आगे मूव करेगा। सपोज यू हैव ए कार, दिस वन, ये स्टूडेंट हमारी एक कार say of mass capital M, and this cart is connected to a horse with a string. सपोज इसको आप horse कंसीडर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। when horse pulls the cart, he apply an inclined force to the ground, say F। तो बच्चे जब ये आगे की तरफ को मूव करेगा हमारा हॉर्स, तो ग्राउंड पर इंक्लाइंड फॉर्म में, स्लैंटेड फॉर्म में पीछे की तरफ को एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज सपोज F, एंड ग्राउंड एक्सर्ट ए रिएक्शन R ऑन द हॉर्स इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट H एंड V। अब हमने रिएक्शन आर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप रिएक्शन को भूल जाइए कि रिएक्शन भी है क्या। स्टूडेंट्स, वेट ऑफ हॉर्स, सपोज मास इज स्मॉल m, वेट हो जाएगा mg, x वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन बैलेंस द वेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h, हेल्प्स टू द हॉर्स टू मूव अहेड, इसको आगे चलने में मूव करेगा। नाउ इन द स्ट्रिंग ए टेंशन T इज जनरेटेड। यहाँ पर भी बच्चे एक्शन रिएक्शन की हेल्प से क्या होगा, दोनों तरफ जनरेट हो जाएगी। सपोज ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज ए एक्सेलरेशन से ये हमारा हॉर्स एंड कार्ट दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब बच्चे यहाँ फ्रिक्शन भी है, सपोज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार्ट इज say small f. Friction means an opposing force which opposes the motion of an object over a surface. अब बच्चे हम लेते हैं रिजल्टेंट मोशन, अब हॉर्स के लिए भी और कार्ट के लिए भी। फॉर हॉर्स नेट फोर्स, स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज F external is equal to m a फॉर एक्सेलरेशन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टूडेंट हॉर्स पर। देखिए दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं हॉर्स के ऊपर, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और मूव मोशन बच्चे किधर हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें इफेक्टिव कौन होगा, इफेक्टिव फोर्स हमारा हो जाएगा H, दैट मीन्स H माइनस T इज इक्वल टू हॉर्स का मास हमने कितना लिया बच्चे m, that means resultant force is mp, and similarly and for cart, और कार्ट के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ भी आपको दो फोर्सेस मिल जाएंगे, वन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन T टेंशन, एंड सेकंड फोर्स इज F फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। देन नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा, जिसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, मींस T minus F is equal to mass of cart is capital M, acceleration is A। ये बच्चे नेट फोर्स हो गया। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें, T से T कैंसिल हो गया, H minus F is equal to MA plus MA, that means M plus capital M is equal to means M plus M into A। That means acceleration required for the motion of cart and horse is A equal to H minus F m plus m. That is for the motion of horse in forward
डायरेक्शन F, ये कंडीशन हो जाएगी। तो फ्रिक्शन से ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स, फोर्सेस को जो भी कार्ड्स के साथ आप कनेक्ट करेंगे वहाँ देखते हैं। अब ऐसे ही एक और स्टूडेंट्स हम नेट फोर्स से, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स से एक और प्रॉब्लम करते हैं। अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। Apparent weight of a body in a lift. सपोज आप किसी लिफ्ट में हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारी लिफ्ट बॉक्स, और सपोज इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिस पर आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं। और यहाँ सपोज कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, सपोज ये रहा, अपना वेट मेजर कर रहा है। इनिशियली लिफ्ट हमारी रेस्ट में है, देन मास ऑफ दिस पर्सन इज m। सडनली लिफ्ट स्टार्ट टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन के साथ ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या फोर्सेस यहाँ पर वर्क करेंगे। वेट ऑफ द पर्सन mg एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ लिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चे फर्स्ट कंडीशन में ये ले रहे हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन lift is accelerated upward with acceleration। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेट मोशन आपकी कैसी हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा, F = ma। और बच्चे यहाँ दो फोर्सेस इस मैन के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, R वर्टिकली अपवर्ड एंड mg वर्टिकली डाउनवर्ड। Final motion upward, that means effective force is R. Therefore, net force acting on this person R minus mg is equal to ma। और स्टूडेंट्स R is equal to क्या बन गया आपका, mg plus ma। अब स्टूडेंट्स एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, यहाँ सपोज कोई एक स्टेशनरी सरफेस है, आप यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। यहाँ इस ऑब्जेक्ट का वेट W = mg वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा, और बच्चे रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन बॉडी R वर्टिकली अपवर्ड वर्क करती है। In equilibrium, according to third law of motion, R is equal to W, or you can say W is equal to R। बैलेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, रेस्ट में है, कोई वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, कोई मोशन नहीं हो रही, दैट मीन्स R is equal to W या W is equal to R आप कह सकते हो। दैट मीन्स weight of a body can be measured in terms of reaction which is acting on it by a surface। आपने किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर रखा बच्चे, तो उसका जो वेट है दैट इज ओनली मेजर्ड बाय द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस। जो सरफेस रिएक्शन अप्लाई कर रहा है उस रिएक्शन के बेस पर आप उस वेट को मेजर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ रिएक्शन ना होती तो क्या होता, सपोज R = आपका 0 हो जाए, दैट मीन्स mg इज इफेक्टिव, तो बॉडी हमारी किधर मूव करके चली जाएगी, डाउनवर्ड। आप इसका वेट भी मेजर नहीं कर पाएंगे। और बच्चे इस कंडीशन में अगर R = 0 तो आप क्या कह सकते हो, W = 0 मींस इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन वेट ऑफ ए बॉडी अपीयर्स टू बी 0, वेट 0 अपीयर होगा हमें। तो बच्चे याद रखिए, वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय द रिएक्टिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन वर्क कर रहा है उसके ऊपर, उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, इनिशियली weight of the body is mg,
वेट कितना वर्क कर रहा था बच्चे, mg। नाउ r is equal to mg plus ma। suppose this is apparent weight w dash, that means apparent weight is greater than the actual weight, then weight of body appear increase। अब वेट कैसा लगेगा, इंक्रीज हुआ लगेगा। यहाँ जो आपकी वेइंग मशीन थी यहाँ पर रीडिंग पहले के रेस्पेक्ट में कुछ इंक्रीज होकर के आ जाएगी। सेकंड केस लेते हैं स्टूडेंट्स, when lift is moving downward with acceleration a, when lift is moving downward with acceleration a, इस बार बच्चे एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड। इन दिस कंडीशन इफेक्टिव फोर्स विल बी mg, दैट मीन्स नेट फोर्स mg minus r is equal to ma, दैट मीन्स आप चेंज करेंगे बच्चे, r is equal to ये इधर आ गया mg minus ma, दैट मीन्स w dash is equal to mg minus ma, means weight of body appears decreased। जैसे ही a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो वेट कैसा लगेगा, डिक्रीज लगेगा हमें। आप बच्चे कभी लिफ्ट में बैठे हो तो आप फील कर सकते हो, आप लिफ्ट में खड़े हो गए जाकर के, जैसे ही लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट होती है, मीन स्टार्ट होती है, तो आपको कुछ हल्का सा फील होता है, कुछ अजीब सा फील होता है अपनी बॉडी में। और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो, आप ऊपर से नीचे आएंगे, उस टाइम भी जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होगी उस टाइम भी आपको अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है, वो होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन वेट। सपोज स्टूडेंट्स, नाउ acceleration of lift is 0, that means it is moving with a uniform velocity, it may be upward or downward, that means acceleration E is 0, then w dash is equal to mg minus m into 0, that means mg, which is equal to initial weight of the body। So students, when lift is moving with a constant velocity, then there is no effect in its weight। यहाँ एक और पॉइंट हम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, if acceleration of the lift is g, सपोज इसकी चेन टूट जाए, जिन चेन्स के साथ ये लिफ्ट वर्क कर रही है, पुलिस के साथ कनेक्टेड है, वो चेन ब्रेक हो जाए, तब बच्चे ये क्या होगी, फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगी। देन इफ a is equal to g, then w dash is equal to mg minus a को अपने रिप्लेस कर दे, इसकी दैट मींस 0, then weight of the body appears 0, तो वेट 0 अपीयर होने लगेगा स्टूडेंट्स, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई बॉडी मींस लिफ्ट में आप नीचे गिर रहे हैं तो आपको अपना वेट 0 लगेगा। ऐसे बच्चे हमें एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं कनेक्टेड मोशन की। कनेक्टेड मोशन कैसे, जब पुली के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट हमारी पास हो रही है, वहां पर बात करते हैं। कनेक्टेड मोशन, सपोज यू हैव ए पुली, ये बच्चे पुली है जिसे आपने देखा होगा, घिरनी जिसको आप कह देते हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कहीं भी एक्सपेरिमेंट में, लैब में आप जाते हो तो लैब में भी आपको कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलेगी, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है हमारा सोनोमीटर, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट के एंड में एक सर्कुलर बॉडी लगी रहती है जिसके ऊपर से वायर पास होता है, वो रोटेट कर सकते हैं ऑन इट्स एक्सिस, जिसको हम कहते हैं पुली। तो स्टूडेंट सपोज इस पुली के ऊपर से किसी स्ट्रिंग के थ्रू दो बॉडीज से M2 एंड M1 किसी एक सिंगल स्ट्रिंग के थ्रू दोनों टाइड अप है, से M2 is greater than M1, the weight of this body M2G acts vertically downward and also for this body M1G vertically downward, and tension in a string works vertically upward। Students,
यहाँ स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन दोनों साइड में सेम रहेगी। अब बाई चांस अगर स्ट्रिंग अलग अलग, इधर आपने किसी दूसरे मेटल की लगा दी, इधर आपने किसी दूसरे मेटल की यूज़ किया, तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही स्ट्रिंग आप यूज़ करें तो टेंशन सेम रहेगी। देखिए बच्चे, हमने कहा M2 इज ग्रेटर देन M1, देन दिस सिस्टम मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चे M2 का मोशन नीचे को हो जाएगा, M1 का मोशन वर्टिकल या अपवर्ड हो जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड द एक्सीलरेशन इन दिस सिस्टम एंड टेंशन एक्टिंग इन strings and the net force in the form of reaction on the pulley। ये कुछ वेरिएबल्स हो गए जिनका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सपोज, चलिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ M1 और M2 दोनों के लिए आप मोशन स्टडी कर लीजिए बच्चे। फॉर द मोशन ऑफ बॉडी M1, इस बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए बच्चे। इस बॉडी पर टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, T टेंशन वर्टिकली अपवर्ड, M1 जी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन बच्चे फाइनल मोशन कैसी है बॉडी की, वर्टिकली अपवर्ड। दैट मींस टेंशन T इज इफेक्टिव देन M1 जी। दैट मींस नेट फोर्स T1 माइनस mg इज इक्वल टू M1 जी। एक्सेलरेशन बच्चे A है, दैट मींस M1 A। नाउ फॉर द मोशन ऑफ M2, फॉर द मोशन ऑफ बॉडी M2, यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T वर्टिकल अपवर्ड। लेकिन मुझे फाइनल मोशन कैसी बॉडी की, वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट मींस M2G इज इफेक्टिव, देयरफॉर नेट फोर्स M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ये दो इक्वेशन बच्चे आपके पास आ गई। यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, यहाँ से आप टेंशन फाइंड कर लेंगे और फिर हम आगे फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे। देखिए क्या करें, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो T कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, T कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A M2A। दैट मीन्स M1 प्लस M2, ये आपने वहाँ निकाले स्टूडेंट्स। M2G यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो, M2 माइनस M1 इंटू G। दैट मीन्स एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 प्लस M2। ये बच्चे M2 प्लस M1 लिख दीजिए, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाई G। ये बच्चे आ गया एक्सेलरेशन इन दिस सिस्टम। नाउ वी वांट टू फाइंड टेंशन T। दो मेथड है बच्चे हमारे पास, ए का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आपको T निकल जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूँ तो हमारा A कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन A को मैं एक साइड में नोट कर लेता हूँ, A इक्वल टू M2 माइनस M1 प्लस M2 इंटू G। नाउ dividing equation 1 by equation 2, T minus M1G M2G minus T is equal to M1A upon M2A। A से बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, T M2 माइनस M1 M2G is equal to M1 M2G और ये बच्चे माइनस M1। देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस M1 की इसको हम इधर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, T M1 प्लस हो गया, T M2 पहले से रखा, इस टर्म को उठा करके उधर ले जाए तो M1 M2G प्लस हो जाएगा M1 M2G। यहाँ बच्चे कॉमन आ गया T इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2M1 M2 और नीचे आ गया आपका M1 प्लस M2 और सबके साथ G मल्टीप्लाई में, तो आपका बच्चे आ गया क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब बच्चे मुझे निकालना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। देखिए बच्चे, यहाँ टेंशन T दोनों लगी हुई है इस स्ट्रिंग के ऊपर, T इस साइड से वर्क कर रही है, T इस साइड से वर्क कर रही है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया
2t, that means reaction R is equal to 2t. Reaction R is equal to बच्चे आपको कितना हो गया 2t, that is R is equal to डबल कर लीजिए 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, ये आपका स्टूडेंट हो जाता है रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक और करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए बच्चे इसको हम कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी हो या कोई सिस्टम हो, नंबर ऑफ बॉडीज उसके अंदर हो, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। करते हैं बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सपोज वी हैव ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, एक सिस्टम आपने लिया जिसके अंदर है n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन mn। ये एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया बच्चे, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, एंड वेलोसिटीज ऑफ दिस पार्टिकल्स आर v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन vn। ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे। देन द नेट मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम इज नेट मोमेंटम p। सब बच्चे वेलोसिटी हमारी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट मींस p इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन mn vn। ये हो जाएगा, दैट मींस p इज इक्वल टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn। तो बच्चे ये आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। और बच्चे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा हमने सेकंड लॉ में स्टडी किया था बच्चे। इफ F एक्सटर्नल इज 0, दैट मींस dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। दैट मींस p इज कांस्टेंट, लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल force P1, P2, P3 and Pn। तो बच्चे क्या कहा हमने, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी प्रिंसिपल को बच्चे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ से बच्चे हम बात करते हैं क्या होगा। सपोज टू बॉडीज A and B moving initially with velocity u1 and u2 along a same direction. Masses of these bodies are m1 and m2. Let u1 is greater than u. ठीक है स्टूडेंट्स। Now body A and body B collides to each other. दोनों में collision हो जाता है। And after collision, body A moves with velocity v1 and body B moves with velocity v2 along same straight line. Now, according to third law of Newton,
if FBA is the force acting on B due to A and FAB is the force acting on body A due to body B. According to third law, FAB is equal to minus FBA. ऐसा हमने स्टूडेंट्स स्टडी किया. Suppose delta T is the time of contact of both bodies A and B. Then multiply by delta T in both sides. Delta T FBA into delta T. और बच्चे आपने पढ़ा था फोर्स इंटू डेल्टा टी क्या बन जाएगा? इम्पल्स ऑफ फोर्स. एंड अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. मोमेंटम का लिख सकते हो बच्चे. हमने कहा इनिशियली बॉडी ए इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 and finally its velocity is v1. Then final minus initial m1 v1 plus minus m2 minus m1 u1. Final minus initial is equal to for body B final m2 v2 minus m2 u. ये हो गया स्टूडेंट्स, माइनस अंदर ले जाइए. m1 v1 माइनस m1 u1 m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2. अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों m1 v1 m2 v2 मीन्स फाइनल u1 u2 इनिशियल. इसको आप इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा. तो क्या करते हैं, पहले मैं इस टर्म को इधर रख लेता हूँ. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. देखिए स्टूडेंट्स क्या आया है, मोमेंटम ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन. Because there is no external force acting on these bodies, there is only mutual force, action and reaction acting between both bodies A and B. Then हमें क्या शो हो रहा है, momentum before collision is equal to momentum आफ्टर कोलिजन. तो बच्चे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट था, तो यहाँ मोमेंटम कांस्टेंट रह गया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. तो बच्चे फिर से रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट.